स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम का। सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सेमेस्टर 1 का। इसकी लास्ट यूनिट बच रही है हमारी, यूनिट 6 है, जिसका नाम है भारतीय प्रशासन की समस्या। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे अपन लोग। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा यानी कि इंटेग्रिटी और बनाम भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंटेग्रिटी वर्सेस करप्शन, ठीक है, वो क्या है इस चीज के बारे में बताना है। तो सत्यनिष्ठा क्या होती है यानी कि इंटेग्रिटी क्या होती है। इंटेग्रिटी को हम एक नैतिक मूल्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एथिकल वैल्यूज कुछ होती हैं जिसको इंटेग्रिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रशासन में लोगों के प्रति सत्यनिष्ठ रहना है। ठीक है, उनके प्रति ईमानदार रहना है। ठीक है, ये होती है सत्यनिष्ठता। इसमें जिसमें संपूर्ण सद्गुण, ईमानदारी और सच्चाई का भाव निहित होता है। ठीक है, यानी कि जनता के प्रति हमेशा जो अच्छा आचरण होता है, सद्गुण होते हैं, उनका आचरण करना है। ठीक है, ईमानदारी रखनी है और लोगों के प्रति सच्चाई का भाव रखना है लोगों के प्रति। ठीक है, सत्यनिष्ठा किसी भी राज्य का एक सर्वोच्च गुण होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी राज्य जो है उसको हम अच्छा तभी बोल सकते हैं जब उसके अंदर सत्यनिष्ठा है। ठीक है, भ्रष्टाचार का प्रभाव हानिकारक होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, ठीक है, ये हमेशा से ही हानिकारक ही रहा है। ठीक है, यह प्रशासनिक संरचना और प्रशासन में जनता के विश्वासों को अनदेखा करता है। ठीक है, यानी कि अगर प्रशासन है उसकी संरचना और, ठीक है, किसी और तरीके की है, उसके बीच जनता उससे विश्वास कुछ और कर रही है। ठीक है, यानी कि प्रशासन कुछ अच्छा काम करेगा, जनता की ये आशा है। ठीक है, जनता को ये विश्वास है। तो भ्रष्टाचार यहाँ पे क्या करता है कि जो प्रशासन होता है उसकी जो संरचना होती है उसमें कुछ ऐसी जो जनता की विश्वास होते हैं उनको अनदेखा करता है, जितनी जनता को अपेक्षाएं होती हैं उनको उपेक्षित करता है। ठीक है, अतः प्रशासन में भ्रष्टाचार के हर रूप के विरुद्ध संघर्ष करना अनिवार्य है। यानी कि भ्रष्टाचार को हर तरह से खत्म करने का काम करा जाना चाहिए प्रशासन के अंदर। भ्रष्टाचार संरक्षण, अनुदारवादिता, समुदायवाद, भाई भतीजावाद, पक्षपात एवं अनुचित माध्यमों पर आधारित संरक्षण है। ठीक है, यानी कि भ्रष्टाचार को हम एक संरक्षण के रूप में देख सकते हैं, जो कि अनुदारवादिता यानी कि हम लोगों के प्रति ज्यादा ही उदार हो रहे हैं, अनुदार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से समुदायवाद यानी कि जो कोई अगर हमारे क्षेत्र का आता है, ठीक है, हमारे समुदाय से आता है, हमारी जाति से आता है, हमारे धर्म से आता है, तो उस चीज के लिए हम उनको संरक्षण देते हैं, उनको काम जल्दी करवा देते हैं। ठीक है, नौकरी में उनको प्राथमिकता दे देते हैं। जहाँ पे हम अगर सरकारी नौकरी में हमारी चलती है तो वहां पे हम लोगों को, अपनी जो समुदाय के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, उनको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, भाई भतीजावाद, परिवार के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, लोगों के प्रति पक्षपात करते हैं, लोगों की जो जो उनका कलर होता है उसके आधार पर, लिंग के आधार पर, ठीक है, उनका जो आर्थिक स्टेटस होता है यानी कि जो इकोनॉमिकल स्टेटस होता है उसके आधार पर लोगों के साथ पक्षपात करते हैं। ठीक है, और अनुचित कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जो उचित नहीं होते हैं, गलत तरीके होते हैं। ठीक है, उन पे आधारित ये संरक्षण होता है पूरा भ्रष्टाचार। ठीक है, जन प्रशासन के बड़े बड़े मुद्दे राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार का परिणाम है। ठीक है, यानी कि अगर जनता के लिए प्रशासन कुछ काम करना चाहता है तो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप कर दिया जाता है। ठीक है, और भ्रष्टाचार उसी का एक परिणाम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि अगर प्रशासन को किसी भी गैंगस्टर के अगेंस्ट में कोई वारंट निकालना है, ठीक है, उसको उसकी जो गिरफ्तार करने का काम करना है, तो यहाँ पे क्या करा जाता है कि जो विधायक कोई भी एमपी एमएलए होता है वो वहां पे राजनीतिक हस्तक्षेप कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से समाज में इस तरह से असंतोष बढ़ता है। ठीक है, प्रशासन के खिलाफ। तो ये थी सत्यनिष्ठा बनाम भ्रष्टाचार। अब प्रशासन में मूल्यों का क्या महत्व होता है उनको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो सेवकों को मनमाने आचरण पर नियंत्रण रखने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी जो सेवक होता है, सिविल सर्वेंट होता है, उनको मनमाने तरीके, वो अपनी मर्जी से काम ना कर सके, ऐसे आचरण पर नियंत्रण रखने का काम होता है मूल्यों का। ठीक है, यानी कि ये सब काम मूल्यों के द्वारा किए जा सकते हैं। उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनके ऊपर भी कुछ उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे कि जन कल्याण की जो भावना होती है वो उनके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये काम होता है मूल्यों के द्वारा। अच्छे संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, लोगों के प्रति
और जो सरकार का जो सेवक होते हैं सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो लोगों का सरकार के साथ में उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो अच्छे रहें, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मूल्यों का काफी ज्यादा महत्व होता है। सामान्य हित को संरक्षित करने के लिए, जो सामान्य हित होते हैं जैसे कि जन कल्याण के जो हित होते हैं, सामाजिक कल्याण के जो हित होते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए, वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रशासन की जो विश्वसनीयता होती है, उनके जो काम होते हैं उनको वैध ठहराने के लिए मूल्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए मूल्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संरक्षण दिया जाता है, हमें इसको खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो खत्म करने का जो भाव है वो मूल्य के द्वारा विकसित होगा। लोगों के साथ में जो हम पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, ठीक है, उनको संरक्षण देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्फ रियलाइजेशन होती है उसके द्वारा ही जा सकता है। और जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, वो हमारी सेल्फ रियलाइजेशन की जो पावर होती है, ठीक है, उसको काफी ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी ले सकता था, ठीक है। यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक, कोई भी सरकारी विभाग है, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उससे जानकारी ले सकता है, ठीक है। आरटीआई के तहत पूछी जाने वाली जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कोई जानकारी पूछ रहे हैं तो जो सरकारी विभाग है वो हमें कुछ तथ्य दे, ना कि अपने विचार दे, ठीक है। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपके उस मत पर, उस विचार पर क्या मत है आपका, ठीक है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, तो ऐसा आपको आपकी जो जानकारी है वो ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप ये पूछना चाहते हो कि हमारे जो इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है, ये आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। राशन की दुकान में कब और कितना राशन आया है, ठीक है, किन किन लोगों को दिया गया है, कितना कितना दिया गया है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हो, ठीक है। गुणवत्ता की जांच के लिए जो जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उनके सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हो। स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में कितना खर्च हुआ है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें कितना कितना खर्च हुआ है, वो सारा का सारा आप डेटा ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक बात देखी है कि यहाँ पे जितनी भी जानकारी है वो हमें तथ्यों वाली मिली है, यानी कि फैक्ट पे मिली है। अब विकास के कामों के लिए कितना पैसा खर्च हुआ है, ये फैक्ट है, मिल सकता है, हमें बिल्कुल मिल सकता है। कब हुआ है, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट हमें मिलेगी, ये तथ्य पे आधारित है। कितना मिला, ठीक है, ये भी तथ्य पे है, 2 किलो मिला, 5 किलो मिला, 10 किलो मिला, ये सब देखने को मिल जाएगा। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल में कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, कितने कितने स्टूडेंट पे किस किस चीज पे खर्च हुआ है, तो ये सारी की सारी जो जानकारी होती है तथ्य पर होती है। तो यदि आप आरटीआई के तहत तथ्यों पर आधारित जानकारी प्राप्त करते हो तो आपको तुरंत के तुरंत जवाब मिलेगा, ठीक है। और अगर आप किसी का मत जानना चाहते हो, किसी के विचारों को जानना चाहते हो, ठीक है, उस संस्था के अंदर उस व्यक्ति के, तो आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आरटीआई के बहुत से ऐसे केस पेंडिंग में पड़े हैं जिनका अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जनता और सरकार के बीच में जो एक पारदर्शिता का काम करने के लिए इसको बनाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था, वो इसमें कहीं ना कहीं असफल हुआ है, ठीक है। और इसका जो मेन काम था वो भ्रष्टाचार के लिए लेके आया गया था, लेकिन 2005 में आया था और आज भी देख लो 2023 हो गया है, भ्रष्टाचार का कहीं पे भी हमें खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि हर तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरटीआई है वो फेल हुआ है, ठीक है, ये एक फेलियर है पूरे सिस्टम का। फिर लोकपाल अधिनियम क्या है, उसकी व्याख्या करनी है। तो लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने का एक पद है, ठीक है। यानी कि जो हायर पोस्ट होती है गवर्नमेंट की, उस पे जो कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे होते हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एवं उस पर कार्रवाई करने का एक पद है, एक ऐसी पोस्ट है, ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। यानी कि 1968 में ही जो लोक प्रशासनिक सुधार आयोग है उसकी सिफारिशों पे ही सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल प्रस्ताव में रखा था संसद में, ठीक है। इसे मई 1967 में संसद में पेश किया गया था। यह बिल संसद में 9 बार पेश किया गया था, ठीक है। 27 दिसंबर 2011 को संसद द्वारा लोकपाल बिल इसको अपना लिया गया, ठीक है। यह दिसंबर 2013 में इस बिल को दोनों सदनों में
पेश किया गया था। ठीक है, फिर 16 जनवरी 2014 को ये अस्तित्व में आया और एक कानून के रूप में काम करेगा। ठीक है, और लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जो इस अधिनियम को लागू नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक तरफ बात को अलग रखो, कहीं ना कहीं आपको इसमें ये इन्वायरमेंट देखने को मिलेगी किस तरह सरकार है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, और ये बिल देखो 9 बार संसद में पेश किया गया है, अलग अलग तरह की सरकारें आई, सबने कहा भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई थी जिसने ये कहा था कि हम इस बिल को लेके आएंगे और भ्रष्टाचार को पूरी तरह लगाम लगाएंगे। ठीक है, फिर लोकपाल का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति का उच्च चरित्र, ठीक है, यानी कि साफ सुथरा चरित्र होना चाहिए, असामान्य प्रतिभा होनी चाहिए, यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं उससे हटके कुछ उसमें बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियां उसकी होनी चाहिए, ऐसी नीतियों का निर्माण करा जाना चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, जन प्रशासन में जागरूकता होनी चाहिए। ठीक है, उसके जितने भी पहलू होते हैं उसमें रुचि होनी चाहिए, वित्तीय, बीमा व बैंकिंग, कानून व प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों में कम से कम 25 वर्षों का उसको अनुभव हो। ठीक है, उसमें दक्ष हो, तभी वो एक लोकपाल बन सकता है। लोकपाल भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है। ठीक है, यानी कि अगर हमें भ्रष्टाचार को हराना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ काम करना है, तो उसके लिए एक संवैधानिक उपकरण के रूप में लोकपाल काम करता है। इसके लिए प्रशासनिक हित प्रहरी, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वॉचडॉग होता है उसके लिए काम करता है। ठीक है, और छोटे आदमी का रक्षक, इसके लिए शब्दों को, इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव वॉचडॉग और छोटे आदमी का रक्षक, ये शब्द हैं, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? लोकपाल के लिए। ठीक है, फिर लिंग सहभागिता और लिंग संवेदनशीलता में अंतर व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंग क्या है। लिंग को सामाजिक रूप से स्त्री और पुरुष के मध्य अंतर के रूप में समझा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी कि एक चीज और है, हम ना एक बार देखते हैं, एक होती है सेक्स, ठीक है, और एक होता है जेंडर। तो जो सेक्स होता है वो तो होता है बायोलॉजिकल, यानी कि ये गॉड गिफ्टेड है, नेचर ने बनाया है इसको। ठीक है, लेकिन जेंडर होता है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, यानी कि एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, तो हिंदी में हम यही देखते हैं कि सेक्स के लिए भी लिंग को यूज किया जाता है और जेंडर के लिए भी लिंग को यूज करा जाता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम देखेंगे तो सेक्स एक नेचुरल चीज है। ठीक है, नेचर ने इसको बनाया, लेकिन जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर की बात करी जा रही है। तो सामाजिक रूप से स्त्री और पुरुषों के बीच में जो अंतर होता है उसी को हम जेंडर बोल सकते हैं। लड़के लड़की तथा स्त्री पुरुष के प्रति सामाजिक मानसिकता और आचरण को ये दर्शाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी लड़की के प्रति, किसी भी लड़के के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति हमारी क्या मानसिकता है। ठीक है, हम किस तरह से उसको आचरण करते हैं, ये हमें लिंग दिखाता है। ठीक है, तो लिंग संवेदनशीलता यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन के माध्यम से पुरुष एवं महिलाओं की सोचने की, समझने और आचरण करने की प्रवृत्ति को उसको समझा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं लिंग सहभागिता क्या है। लिंग सहभागिता से तात्पर्य जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों व महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से, यानी कि हमें ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए जहां पे पुरुष और महिलाएं जो होती हैं वो समाज में जितने भी काम होते हैं सक्रिय रूप से भागीदार बने। ठीक है, इसमें घर, कार्यस्थल, समुदाय, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये सभी पहलू शामिल है। ठीक है, इसके अंतर्गत नीति निर्माण, नेतृत्व आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए, यानी कि महिलाओं की जो भूमिका होती है वो नीति के निर्माण में शामिल होनी चाहिए, उनको नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखी जाती हैं लिंग सहभागिता के अंदर। फिर इनका क्या महत्व होता है लिंग संवेदनशीलता यानी कि जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड जेंडर पार्टिसिपेशन में। ठीक है, तो इसका क्या महत्व होता है, एक बार उसको देखते हैं। लिंग संवेदनशीलता और लिंग सहभागिता दोनों लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि जो जेंडर बाइज्ड है हमारा समाज, ठीक है, उनके बीच में समानता होती है, उसको प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक न्यायपूर्ण, शांतिमय और संपन्न विश्व के निर्माण के लिए भी आवश्यक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लिंग संवेदनशीलता लिंग का अंतर किए बिना सभी लोगों के प्रति सम्मान दिलाने में मदद करती है। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा नहीं करना है कि लिंग, अगर हम लिंग सहभागिता की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा महत्व महिलाओं को देना है, नहीं, हमें बराबर महत्व देना महिलाओं को भी और पुरुषों का भी। ठीक है, लिंग संवेदनशीलता का अर्थ महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध गड्ढे में धकेलना नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया था। ठीक है, लिंग संवेदनशीलता का मतलब हमें पुरुषों के साथ भी हमें इस तरह से बिहेवियर करना चाहिए जिस तरह से हम
महिलाओं के साथ में करते हैं, ठीक है। यानी कि हमें ऐसा काम नहीं करना जो महिलाओं को पुरुषों के खिलाफ भड़काने का काम करे, ठीक है। शासन में महिलाओं के हितों को शामिल करने के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं की जो घरेलू और सांप्रदायिक क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी है, इसलिए आम जनता की वास्तविक समस्याओं से वो भलीभांति परिचित होती है, ठीक है। यानी कि वो घरेलू काम होते हैं उनमें ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, सामुदायिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें ज्यादा सक्रिय रहती हैं, ठीक है, सक्रिय भागीदारी है उनकी। इसलिए वो जानती हैं कि जो आम जनता होती है, जो हमारी पब्लिक होती है, उसकी क्या क्या समस्याएं, वास्तविक समस्याओं से वो भलीभांति परिचित होती हैं। इसलिए सभी प्रकार के सामाजिक दृष्टिकोण को शामिल करने के उद्देश्य से सरकार में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। यानी कि जब भी हम नीति निर्माण करते हैं, किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं, तो उसमें हम अलग अलग समाज के जो अलग अलग पहलू होते हैं, उसके दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, हर जाति के, हर समुदाय के उसमें शामिल करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें सामाजिक दृष्टिकोण, सभी सामाजिक दृष्टिकोण को शामिल करना है, तो इसमें हमें महिलाओं का जो दृष्टिकोण होता है उसको भी शामिल करना चाहिए। यानी कि नारीवाद, फेमिनिज्म को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए, ठीक है। तभी तो वो एक इंटीग्रेटेड हमारे पास एक एस्पेक्ट आ पाएगा, तभी एक बढ़िया पॉलिसी बन पाएगी, एक नीति तभी बन पाएगी जब उसमें समाज के सभी वर्गों का समावेश होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसकी जो महिलाएं होती हैं उनकी भी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, लिंग समानता के संबंध में भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख कुछ प्रावधानों के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान में लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रावधान, कौन कौन सी बातें की गई हैं, एक बार उनको डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल 15 के अनुसार लिंग के आधार पर महिलाओं या उनके साथ किसी के भी साथ में पक्षपात नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 15 हमें ये अधिकार देता है कि अगर किसी के साथ में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ किसी के साथ भी पक्षपात किया जा रहा है, तो वो असंवैधानिक होगा, दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। आर्टिकल 14 के अनुसार कानून के अंतर्गत उन्हें समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि महिलाओं की प्रतिष्ठा के विरुद्ध अपमानजनक आचरण का परित्याग करें, ठीक है। यानी कि जो पब्लिक है, हमारी नागरिक है, उनका एक कर्तव्य बनता है कि जो महिलाओं के प्रति जो हम अभद्र टिप्पणी करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी अपमानजनक आचरण को अपनाते हैं, अपमानजनक व्यवहार को अपनाते हैं, तो हमें उसका परित्याग करना चाहिए। कार्य का रूप, ठीक है, किस तरह से काम किया जाना चाहिए, राजनीतिक सहभागिता, ठीक है, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य अवस्थाएं, नीति निर्माण निकायों में प्रतिनिधित्व, संपत्ति का परिग्रहण आदि में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए, ये कहता है हमारा संविधान, ठीक है। यानी कि सभी को समान रूप से कार्य देने चाहिए। राजनीतिक सहभागिता, जो हमारी राजनीति होती है, राजनीतिक क्षेत्र होता है, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। उनको शिक्षा के जो अवसर होते हैं वो प्रदान करे जाने चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी से अच्छी देनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे नीति निर्माण के जो निकाय होते हैं उनमें प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उनमें आना चाहिए, ठीक है। एमपी एमएलए होते हैं ना, ठीक है, जो जिसमें नीति निर्माण बनाने का काम होता है, जो भी निकाय काम करते हैं उसमें प्रतिनिधित्व शामिल करना चाहिए। संपत्ति का परिग्रहण, यानी कि संपत्ति पर जो अधिकार होता है उसमें महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो पिछले बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कि बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, यानी कि जो महिला है उस घर की, उसकी शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाती है, तो वहां पे क्या बात करी जाती है कि जो घर की, जिस घर में उसका जन्म हुआ है, उसकी संपत्ति, वहां की संपत्ति पर उस महिला का कोई भी अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से संविधान इस चीज को नकारता है और कहता है कि संपत्ति का जो परिग्रहण होता है, संपत्ति पर जो अधिकार होता है, उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, ठीक है, और ये हमारी जो यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है, ठीक है। और आपका पेपर शायद 18 तारीख को है, तो ऑल द बेस्ट। और आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।